दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि गर्दन में दर्द होने का क्या कारण है और गर्दन के दर्द के साथ में कंधों में दर्द होना या फिर कुहनी में दर्द होना या पूरे हाथ में दर्द जाने का क्या कारण है। कई बार दर्द के साथ में हमारे पूरे हाथ सुन्न हो जाता है या कई बार कमज़ोर हो जाता है। कई बार हमारा हाथ के अंदर जैसे लगता है कि चींटी चल रही है या सुई चुभ रही है। तो ये सब कारण जो है उसको मैं बताऊंगा कि इसका क्यों होता है और इसका जांच क्या होती है और इसका समाधान या इलाज क्या होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गर्दन में दर्द होने का कारण होता है वो मसल वीकनेस की वजह से भी होता है। जैसे गर्दन की नस के साथ साथ कमी के साथ साथ कई बार मसल वीक होती है या कई बार मसल स्पाजम हो जाती है, मसल अकड़ जाती है। ये उन लोगों में होता है जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता, जैसे कोई सही पोस्चर में अपना काम नहीं करता या फिर कई बार विटामिन डी, कैल्शियम इन सबों की कमी होती है तो मसल स्पाजम की वजह से भी नेक के अंदर पेन होता है। और दूसरा कारण है गर्दन में दर्द होने का कि जैसे ये हमारी स्पाइन है जिसमें सर्वाइकल स्पाइन है, ये 7 वर्टिब्री होती हैं और गर्दन के अंदर 7 होती है, चेस्ट के अंदर 12 होती हैं जिसको कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, और लंबर के अंदर होती है 5 जिसको कहते हैं लंबर वर्टिब्रा, और 5 फ्यूज वर्टिब्रा होती है सैक्रम के अंदर। और जो ये वर्टिब्रा होती है इसको मलका कहते हैं और इसके अंदर जो बीच में जो पट्टियां से दिख रही हैं ये डिस्क होता है, ये सॉफ्ट पार्ट होता है, ये डिस्क कहलाया जाता है। और इधर से हर 2 हड्डी के बीच में एक इधर सुराख होता है, एक इधर सुराख होता है जहाँ से नर्व निकलती हैं। ये नर्व है लेफ्ट साइड की, ये नर्व है राइट साइड। इसी तरह सारे हड्डियों के बीच में ये नर्व निकलती है। इधर की जो सारे 1 2 3 4 5 ये जितने नर्व हैं ये सारे लेफ्ट हैंड में जाती हैं और इधर की जितनी नर्व हैं वो राइट हैंड में जाती हैं। अगर इनमें किसी भी डिस्क में बदलाव आ जाए या डिस्क के अंदर चेंजेज हो जाए तो भी कई बार गर्दन में दर्द होने लगता है, जिसको कहते हैं डिस्क के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेज हो गया। और कई बार इन 2 हड्डियों के बीच में नई हड्डियाँ बन जाती हैं जिसको कहते हैं ऑस्टियोफाइट, वो भी गर्दन के दर्द का कारण होता है। और तीसरा कारण होता है दोस्तों ये जॉइंट होते हैं जो 2 हड्डियों के बीच में ना एक इधर जॉइंट बनती है और एक इधर, इसको कहते हैं फैसेटल जॉइंट। और फैसेटल जॉइंट के अंदर जो होता है कई बार सूजन आ जाता है, वो भी एज के बदलाव के साथ। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती होती है कई बार ये फैसेटल जॉइंट की आर्थोपैथी होती है जिसकी वजह से भी गर्दन में दर्द होता है। और एक कारण होता है कि ये जो डिस्क है ये डिस्क अपनी जगह से स्लिप कर जाए, खिसक जाए, फट जाए, डिस्क बल्ज हो जाए तो ये नर्व आपको दबाने लगता है, कंप्रेस करने लगता है। तो उन कंडीशन में कई बार हाथों में दर्द जाने लगता है या फिर झंझनाहट होने लगती है या सुन्न होने लगता है या कई बार चींटियाँ चलती हैं या सुई चुभती है, ऐसा लगता है ये डिस्क बल्ज की वजह से होता है। और एक कंडीशन और जिसको कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जब ये रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर जो एक कैनाल होता है जिसके अंदर ये कार्ड होता है, इसको स्पाइनल कार्ड होता है, वो नीचे की तरफ जाता है ब्रेन से निकल के और नीचे L1 वर्टिब्रा तक जाके ये समाप्त होता है। तो कभी कभी ये कैनाल सकरा हो जाता है। कैनाल सकरा होने के कई कारण होते हैं, कई बार ये डिस्क बल्ज की वजह से भी होता है, कई बार ये ऑस्टियोफाइट जो हमारी फैसेटल जॉइंट होती है उसमें बड़े हो जाते हैं उसकी वजह से भी होता है, कई बार पीछे एक झिल्ली होती है उसको कहते हैं लिगामेंटम फ्लेवम, वो मोटी हो जाती है तो भी ये कैनाल सकरा हो जाता है। तो इसको कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। दोस्तों कुछ होता है जो अनकॉमन कारण है। अनकॉमन कारण में क्या होता है कि ये रीढ़ के हड्डी, गर्दन के स्पेशली गर्दन की हड्डी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, स्पेशली इस बोन सर्वाइकल वर्टिब्री के अंदर इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है जिसको कहते हैं पॉट्स स्पाइन। दूसरा कारण होता है कि कई बार ये मान लो हमने गिर गया और कहीं पे हमको फ्रैक्चर हो गया तो भी गर्दन में दर्द होता है। तीसरा होता है ट्यूमर। कई बार एक ट्यूमर होता है जो बॉडी के किसी हिस्से का ट्यूमर हो और रीढ़ के हड्डी के अंदर आके फैल जाए, उसको कहते हैं मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर, जिसमें गर्दन के हड्डियों में, छाती के हड्डियों में और कमर के हड्डियों में कहीं भी जा सकता है, वो सेकेंडरी ट्यूमर होता है। तो ये थोड़ा अनकॉमन होता है लेकिन ये भी एक कारण होता है गर्दन के दर्द का।
दोस्तों गर्दन के दर्द में कई बार चक्कर भी आता है हमको, कई बार उल्टी सा भी मन करता है, वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसको कहते हैं, वो भी डिजेनरेशन की वजह से या फेसिटल जॉइंट आर्थोपैथी की वजह से भी होता है, और कई बार ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं, उनकी वजह से भी होता है। तो दोस्तों ये जितने कारण हैं इसका पता करने के लिए हमारे पास जांचें हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जांच होता है एक्सरे। एक्सरे के अंदर हमें अगर कोई भी नया न्यू बोन फार्मेशन हो रखा हो, नई हड्डियां बन गई हो, वो भी दिखता है। कई बार ये डिस्क स्पेस होता है वो रिड्यूस होता है, वो भी दिखता है। कई बार बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है, वो भी दिखता है। कई बार अगर जोड़ अंदर से डैमेज हो गया, वो भी दिखता है। और कई बार ट्यूमर हो, इन्फेक्शन हो, वो भी एक्सरे के अंदर दिख जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में कई बार इन्फेक्शन और ट्यूमर और कैंसर कई बार नहीं दिख पाता। लेकिन अगर इसका दूसरा इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे के अलावा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में भी थोड़ा एक्सरे से बेटर इन्फॉर्मेशन देता है, और सीटी स्कैन भी बोनी इन्फॉर्मेशन हमें बेटर देता है। थर्ड इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई। एमआरआई के अंदर हमको थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़ों को जानने का, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी डिस्क अपनी जगह से बल्ज हो जाए, स्लिप हो जाए, फट जाए और नर्व को ये दबाने लगे, तो इस स्पेसिफिक पॉइंट पर भी अगर कोई कंप्रेशन हो रहा है तो एमआरआई के अंदर दिखता है। कोई इन्फेक्शन है वो भी एमआरआई के अंदर दिखता है। कोई डिस्क के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेज हो गया, डिस्क सूख रहा हो, सिकुड़ रहा हो, वो भी एमआरआई में दिखता है। फेसिटल जॉइंट आर्थोपैथी हो जाता है, वो भी एमआरआई में दिखता है। और साथ में अगर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी हो, तो भी एमआरआई में दिखता है। तो एमआरआई सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये रीढ़ की हड्डी के लिए, चाहे सर्वाइकल के लिए, चाहे थोरेसिक के लिए, चाहे लंबर के लिए। तो एमआरआई के अलावा दो टेस्ट और होता है, वो न्यूरोलॉजिकल होता है, नर्व कंडक्शन टेस्ट देखते हैं, उसके अंदर नर्व के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देखते हैं, उसको कहते हैं ईएमजी और एनसीबी। ईएमजी में क्या होता है कि हमारी जो मसल होती है, जैसे हाथ के अगर ईएमजी कर रहे हैं हाथों का, तो इसके अंदर मसल को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में और रेस्ट फॉर्म स्टेज में हमको नर्व के स्टिमुलेशन का वो देखते हैं एक्टिविटी। दूसरा होता है एनसीबी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। उसके अंदर जो नर्व हमारे हाथों में जाते हैं उसके ऊपर छोटे इलेक्ट्रोड रखते हैं और नर्व स्टिमुलेट करते हैं, तो ये देखते हैं कि जो नर्व की जो अंदर जो करंट का फ्लो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और स्पीड कितनी है। तो ये भी कई कंडीशन में ये हेल्पफुल होता है, स्पेशली जिनको डिस्क बल्ज या नर्व कंप्रेशन हो रहा है उनको। तो दोस्तों ये तो हुआ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम अपने लेमैन भाषा में जांचें कहते हैं। और अब इसका ट्रीटमेंट पार्ट पर आते हैं। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अगर किसी को बैड पोस्चर की वजह से अगर नेक पेन हो रहा हो, या विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से नेक पेन हो रहा हो, तो उनको सिंपल ट्रीटमेंट है। उनको अपना पोस्चर को ठीक रखें, थोड़ी सी सिकाई करें, चाहे गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं या आइस की भी सिकाई कर सकते हैं। साथ में मसल रिलैक्सेंट होता है, और एनाल्जेसिक जो मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं। कुछ मसल रिलैक्सेंट है, जैसे क्लोरजोक्साजोन है, थायोकोल्चिकोसाइड है, टीजानिडीन है, टोलपेरिसोन है। ये साथ में कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे दर्द की गोलियां, जैसे NSAID है, जिसके अंदर है सेक्लोपैरा सिरसोपेप्टिडेज का कम्बिनेशन है, और डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल का कम्बिनेशन है, या ट्रेमाडॉल का कम्बिनेशन हो, कोई भी ले सकते हैं जो पेशेंट के एज और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बेटर हो। नॉर्मली ये अपने आप नहीं लेना चाहिए, हमेशा स्पेशलिस्ट को दिखा के उनके एडवाइस से लेना चाहिए। तो जिनको नॉर्मल स्पाजम हो, नेक पेन हो, मसल वीकनेस की वजह से या पोस्चर की वजह से, तो ये सिंपल पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, सिकाई और एक्सरसाइज, इनसे ये ठीक हो जाता है। और इसके अंदर पीलो ऊंचा नहीं लगाना होता है, सिंपल नॉर्मल पीलो रखना होता है, भारी वजन का बचाव रखना होता है, और मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इस सब को यूज करें तो प्रॉपर पोस्चर में यूज करें। दूसरा होता है डिस्क डीजेनरेशन या फिर फेसिटल जॉइंट आर्थोपैथी। इनके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि इसके लिए भी हमको थोड़ी सी प्रिकॉशंस, जो सावधानियां होती हैं, जैसे पीलो का, वजन का, ये सब का ध्यान रखना, नेक का पोस्चर ठीक रखना है, सिकाई कर सकते हैं, एनाल्जेसिक जिससे दर्द की गोली, मसल रिलैक्सेंट और एक्सरसाइज, ये भी फेसिटल जॉइंट आर्थोपैथी और डिस्क डिजेनरेशन में हेल्पफुल होता है। साथ में विटामिन डी और कैल्शियम और B12 का भी कोर्स थोड़ी 6 to 8 वीक्स दे लें तो वो भी और अच्छा होता है। तीसरा आता है जैसे हमें स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस और
डिस्क स्लिप, जिसको तो डिस्क बल्ज हो रहा है, डिस्क अपने जगह से फट के नर्व को कंप्रेस करने लगा। तो किसी को बहुत सीवियर पेन हो रहा, बहुत असहनीय दर्द हो रहा, बहुत चक्कर आ रहा, बहुत उल्टी आ रहा, उन कंडीशन में कई बार हमको थोड़ा सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर लगाना पड़ता है, वो भी हफ्ता से 10 दिन के लिए, जिससे हमारी नेक पार्ट को रेस्ट मिले, मसल को रेस्ट मिले, तो धीमे धीमे इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग खत्म हो तो पेन धीमे धीमे डिक्रीज हो जाए। कुछ दिन तक ये लगाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा दिन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन लगाने से मसल हमारी वीक हो जाती है। इसके साथ में थोड़ी मसल रिलैक्सेंट, थोड़ी एनाल्जेसिक मतलब दर्द की गोली, और कुछ पेशेंट को हमको स्टीरॉयड देना होता है। स्टीरॉयड का भी बहुत अच्छा रोल होता है डिस्क बल्ज में और कैनाल स्टेनोसिस में, क्योंकि स्टीरॉयड ओरल फार्म में, टैबलेट फार्म में भी देते हैं और कई बार इंजेक्शन फार्म में भी देते हैं। लेकिन इस स्टीरॉयड को जो शुगर के मरीज हों, जो डायबिटिक हो, उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें शुगर कई बार बढ़ जाता है। तो स्टीरॉयड का भी बहुत अच्छा रोल होता है। साथ में न्यूरोविटामिन्स, जो नसों की ताकत की गोलियाँ होती हैं, वो दिया जाता है। वो कम से कम 6 to 8 वीक्स लेना चाहिए। नसों की ताकत की गोलियाँ मिथाइल कोबालामीन और प्रीगैबलिन के फार्म में भी आता है, और गाबापिन के फार्म में आता है, और साथ में नार्टिप्टिलिन कम्बिनेशन भी आता है। तो ये सारा चीज़ें डिस्क बल्ज में भी बहुत हेल्पफुल होता है, और साथ में विटामिन डी और कैल्शियम का भी इसके अंदर रोल होता है। और एक फिजियोथेरेपी में भी जो नेक के अंदर पेन हो, या कंधे में पेन हो, या आर्म में पेन जा रहा हो, या फोर आर्म में पूरा पेन जा रहा हो, उसमें फिजियोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल होता है। इसके लिए नेक मसल की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। वो जब शुरू करें जब पेन थोड़ी हफ्ता 10 दिन में कम हो जाए, दर्द सबसाइड हो जाए, सूजन कम हो जाए, चक्कर कम हो जाए, तभी करना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों मेरा एक वीडियो है नेक मसल के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए, जो नेक पेन के लिए है, 5 मिनट का वीडियो है। मैं इसमें इस वीडियो के साथ उसका लिंक आपको ज़रूर दूंगा, और आप हो सके तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, अगर एक्सरसाइज के समझना है कि कैसे करना होता है। इसके अलावा अगर हमको सारा थेरेपी कर लिया, पेन किलर भी ले लिया, नसों की दवाइयाँ भी ले लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, रेस्ट भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी अगर पूरा दर्द चीज़ें नहीं भागती, बहुत कमज़ोरी हमारी बढ़ रही हो, वीकनेस लड़खड़ाहट बढ़ रही हो, उन कंडीशन में कई बार हमको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर जो पेशेंट प्रॉपर सावधानी करता है, सारा प्रिकॉशंस के साथ काम करता है, तो उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट आमतौर पर नहीं पड़ती है। बहुत कम परसेंटेज में लोगों को ज़रूरत पड़ती है, हार्डली 5 से 5% लोगों को ही सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन अगर वो मेहनत करें, सावधानियां रखें, तो वो भी और भी कम कर सकते हैं, जैसे 1-2%। सर्जरी में क्या करते हैं, नॉर्मली सर्जरी 2 ही कंडीशन में रिक्वायरमेंट होती है, या तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो, या सीवियर डिस्क बल्ज हो, स्पेशली जो एक्सट्रूडेड डिस्क होता है, जो प्रोट्रूजन के बाद वाली स्टेज होती है एक्सट्रूजन, जिसके अंदर डिस्क अपने जगह से मेन डिस्क से हट जाता है, तो उसमें कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और सर्जरी में हमें क्या करना होता है कि कई बार दूरबीन से हम सर्जरी करते हैं, जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी, और उसमें अंदर दूरबीन से जाते हैं और जो डिस्क जो बाहर निकला हुआ या जो बल्ज है उसको हटाते हैं और नर्व को फ्री कर देते हैं। कई बार हमको लेमिनेक्टमी करनी पड़ती है, पीछे से इस हड्डी को काट के इसको नस को खोला जाता है, जिसमें स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमको ये 2 हड्डी को फ्यूज करना पड़ता है बोन ग्राफ्ट डाल के, और कई बार इसके साथ में हार्डवेयर जो स्क्रू और प्लेट भी लगानी पड़ती है। तो ये सारा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कभी भी गर्दन में दर्द हो, चक्कर आए, उल्टी आए, नसें कमज़ोर लगें, सुन्न लगें, तो घबराएं नहीं, लेकिन सावधानियां रखेंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर है आप सभी लोगों को कि कभी भी रीढ़ के हड्डी में कहीं भी दर्द हो, चाहे गर्दन में, कमर में, कहीं भी हो, तो इधर उधर इलाज नहीं करें। हमेशा कोशिश करें कि स्पेशलिस्ट से इलाज लें, क्योंकि इसका अगर अर्ली ट्रीटमेंट, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत न पड़े। इधर उधर कराने में इतना लेट हो जाता है कि फिर चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इधर उधर ना कराएं, स्पेशलिस्ट से कराएं। दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। थैंक यू।